नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम बरनवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ऑल एग्जाम्स PYQ पे। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर भारत के संविधान का भाग 5 है। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक जिस संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, हम उस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिस संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है, हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति होने के मायने क्या हैं, होने के मतलब क्या है। कई बार कुछ लोगों को इस बात पर असमंजस होता है कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का स्वामी है या प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का स्वामी है। कोई ये भी कहता है कि राष्ट्रपति नेतृत्व करता है या फिर प्रतिनिधित्व करता है। लोगों को इस बात पर भी असमंजस रहती है कि संघ की कार्यपालिका किस प्रकार से काम करती है। हम इन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए भारत के संविधान के भाग 5 भारत के राष्ट्रपति को आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति के इस चैप्टर से। भारत का राष्ट्रपति या भारतीय संविधान का जब आप भाग 5 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग? भाग 5 पढ़ते हैं। अपनी पिछली क्लास में दोस्तों हमने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की समाप्ति कर ली है, को पढ़ लिया है और उसके प्रश्न भी कर लिए हैं। तो अब हमें भाग 5 भारत के राष्ट्रपति को पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बताया, संघ की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में है। ये क्या है? संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत एक संसदात्मक प्रणाली वाला राज्य है। संसदात्मक प्रणाली होना, पार्लियामेंट्री सिस्टम होने का क्या मतलब है? संसदात्मक प्रणाली होने का यह मतलब होगा कि भारत में वास्तविक शक्तियां और नाम मात्र की शक्तियां दोनों अलग अलग होंगी। जहां राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होगा, भारत के गणराज्य का प्रमुख होगा, भारत के गणराज्य का प्रमुख होगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन वास्तविक शक्तियां वहीं पर दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ होंगी। क्यों? क्योंकि भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक व्यवस्था वाला राज्य है। किसी भी व्यवस्था का प्रधान, चलिए पहले उसको बताने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूं। एक टर्म है गणतंत्र। गणतंत्र होता क्या है और किसी देश में राष्ट्रपति होने का मतलब क्या है? गणतंत्र जुड़ता है एक टर्म से जिसका नाम है राष्ट्र का प्रधान। राष्ट्र का प्रधान, हेड ऑफ द नेशन। जब हम किसी देश के हेड ऑफ नेशन को या अपने देश के हेड ऑफ नेशन को एक चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। यानी जब किसी देश के राष्ट्र के प्रधान को चुना जाता है तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। यानी भारत जो अपने राष्ट्रपति को चुनता है, यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? भारत की प्रक्रिया गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली हो जाएगी। यही प्रक्रिया हम यूएसए में भी देखते हैं, जो गणतंत्रात्मक प्रक्रिया वाला देश है। यानी यूएसए भी अपने राष्ट्रपति का क्या करता है? चुनाव करता है। वहां भी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन नाम की दो अलग अलग पार्टियां हैं और उनसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। दोनों में अंतर क्या है कि हमारे यहां संसदात्मक व्यवस्था है, यानी हमारे यहां राष्ट्रपति जो भारत के संविधान का नेतृत्व जरूर करता है, भारत के संविधान का मुखिया जरूर है, लेकिन शक्तियां उसके पास नहीं है। किसके पास हैं? अपितु प्रधानमंत्री के पास हैं। जबकि यूएसए में क्या होता है कि यूएसए का राष्ट्रपति वहां का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख भी होगा और उसके पास वास्तविक शक्तियां भी होंगी। इस मामले में हम ब्रिटेन से कुछ समानता रखते हैं। ब्रिटेन में क्या होगा? ब्रिटेन के एक राजा होंगे, राजा या रानी कोई भी होंगे। जैसे एलिजाबेथ के बाद अगर चार्ल्स तृतीय वहां के राजा हैं, इससे पहले एलिजाबेथ वहां की महारानी थी। अगर ब्रिटेन का कोई राजा है या कोई रानी है, वो ब्रिटेन का क्या होगा? ब्रिटेन का प्रधान होगा राष्ट्र का। लेकिन होता क्या है कि वहां पर
कोई चुनाव नहीं होता राष्ट्र के प्रधान को चुनने के लिए, वहां पर नियमित प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्र के प्रधान को चुना जाता है। जैसे अभी चार्ल्स तृतीय राजा हैं, ये क्या है, एक मोनार्कियल सिस्टम है, राजतंत्रीय व्यवस्था है, यानी ब्रिटेन कोई गणतंत्र नहीं है। वो इस व्यवस्था में हमसे समानता रखते हैं कि वहां भी राष्ट्र का प्रधान है और इसकी शक्तियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी नाम मात्र की। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ब्रिटेन एक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, गणतंत्र है। अब हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में, भारत के राष्ट्रपति के विषय में। भारत के राष्ट्रपति, मैंने क्या बताया, भारत का राष्ट्रपति वह पद है जिसके अंतर्गत वास्तविक शक्तियां नहीं आती, नाम मात्र की शक्ति आती। इसकी शुरुआत होती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 52 यानी कि 52 से। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद? 52। इसके बाद जब हम अनुच्छेद 53 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 53 को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 53 यह कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार वो स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करवाएंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? यह आर्टिकल 53 कहता है। यानी अगर किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में के अनुसार संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि आर्टिकल 53 ये मंजूरी देता है। और इसके बाद यह कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग वो स्वयं करेंगे इस संविधान के अनुसार या फिर अपने अधीनस्थ किसी भी कार्यकारी सदस्य के द्वारा उसकी सहायता से करेंगे। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? 53 के क्लॉज 1 में यह बात है। और यही 53 आगे कहता है कि भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे, विल बी द सुप्रीम कमांडर होंगे। क्या? तीनों सेनाओं के, इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं के क्या होंगे? सर्वोच्च कमांडर होंगे। यह 53B में कहा गया है। हमने देखा था, अब हम आगे अनुच्छेद 54 की तरफ चलेंगे। हम अनुच्छेद के द्वारा ये चीजें लगातार नहीं करेंगे। यहां पर मैं केवल यहां पर एक भूमिका बनाने के लिए मैंने अनुच्छेदों से शुरुआत की, ताकि मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको थोड़ा सा बता सकूं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि भारत कैसी व्यवस्था है? गणतंत्र है। क्योंकि जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान की मूल प्रस्तावना में ही लिखा हुआ था कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। बनाने के लिए क्या बनाने के लिए? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रिपब्लिक बनाने के लिए। गणतंत्र का मतलब क्या होगा कि हमारे राष्ट्र का एक प्रधान होगा जिसे हम चुनेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रधान नहीं है, वो नेतृत्व जरूर करता है लेकिन वो राष्ट्र का प्रधान नहीं है। राष्ट्र का प्रधान कौन होगा? भारत के राष्ट्रपति होंगे और उन्हें हम चुनेंगे। दोस्तों, अगर मैंने इसके पिछले वीडियो में भी एक जगह बताया था कि अगर हम देखने जाएं कि भारत के राष्ट्रपति, गणतंत्र का इतिहास कहां है, कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उद्भव कहां होता है पूरे विश्व में, तो हमने देखा था कि बिहार में एक जगह है वैशाली, जिसका वर्णन अगर आप बुद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो बुद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक और राज्य है वैशाली, जो कि एक गणराज्य था, लिथवियों का गणराज्य था और पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र आज से लगभग 2500 साल पहले, या ईसा के जन्म से 600 साल पहले आप कह सकते हैं,
26 से 2700 साल पहले विश्व का सबसे गणतंत्र, अगर कहीं पहला गणतंत्र था तो वो लिच्छवी में था, क्योंकि वहां के लोग अपने संघ के प्रधान को चुना करते थे। ये विश्व में गणतंत्र का पहला साक्ष्य है। तो आज ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहती है कि अनुच्छेद 54 में गणतंत्र नहीं है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, यानी वो लोग जो भारत के राष्ट्रपति का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें अपने साथ एक बेयर एक्ट की किताब जरूर रखें। बेयर एक्ट से क्या होता है कि हम वो मूल किताब होती है भारत के संविधान की, और उससे हम हर आर्टिकल को बहुत ही सही तरीके से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारत के संविधान का क्या होगा? राष्ट्रपति का क्या होगा? चुनाव होगा। अनुच्छेद 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, और यह कहा गया है अनुच्छेद 54 के अनुसार कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जो लोग होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? निर्वाचक गण, इलेक्टोरल कॉलेज। नई स्लाइड लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, या फिर लिख देते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, निर्वाचन। अनुच्छेद 54 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा क्यों होगा? अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो ही रहा है तो क्यों ना हम भाग लें उसमें? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति से नहीं होता, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे एक अनुच्छेद तो हम वहां देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमण या मत पद्धति से किया जाता है। हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं। फिलहाल हमने देखा कि जो लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं, जिसे हम परोक्ष भी कहते हैं, इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष पद्धति से चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने वाले लोग कौन होते हैं? अनुच्छेद 54 बताता है उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज या फिर निर्वाचक गण कहता है, निर्वाचक गण कहता है। और इन निर्वाचक गणों में कौन होगा? चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। सबसे पहले संसद। हमारे यहां संसद के कितने सदन? संसद के 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा को हम LS लिख सकते हैं और राज्यसभा को हम यहां पर RS लिख दे रहे हैं, राज्यसभा। यहां पर है कि संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित कहा गया है, मनोनीत नहीं, क्योंकि संसद में सदस्य मनोनीत भी होते हैं। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या आज कितनी है? 543, या आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचित सदस्य, जिनका चुनाव होकर जो चुने जा रहे हैं, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्यसभा में कितने सदस्य संख्या है? 235। यूं तो 245 है, लेकिन 12 जो सदस्य हैं वो मनोनयन होता है उनका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कला, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, मनोनीत होकर आते हैं। वहीं लोकसभा में 543 सदस्य, 2 अन्य सदस्य जो इससे पहले तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते थे, जिसे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका चुना जाना समाप्त कर दिया गया, तो यहां 543 ही बनेंगे। तो यहां के भी क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य, प्लस देश की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब हम विधानमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं। जब हम विधानमंडल कहते हैं, राज्यों के विधानमंडल, यानी जब हम राज्यों के विधानमंडल की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की संस्थाएं आ जाती हैं। एक आती है विधान परिषद, VP लिख देता हूं इसे, और एक आती है यहां पर विधान सभा। विधान परिषद और विधान सभा दो अलग अलग आ गई यहां पर, क्योंकि हर जगह विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद केवल 6 जगहों पर है भारत में। कहां पर है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, यूपी में है, बिहार में है। इन 6 जगहों पर विधान परिषद है, लेकिन हर जगह विधान परिषद नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार केवल और केवल किसको है? विधानसभाओं के है।
विधानसभाओं को है, यानी भारत की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां भी कौन जाएंगे? इलेक्टेड मेंबर्स। एज एग्जांपल, अगर यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य निर्वाचित होकर जा रहे हैं तो वो 403 सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा 2 यूटीज हैं। यूटीज का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? दिल्ली प्लस पुडुचेरी। दिल्ली प्लस पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यानी संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस भारत की कुल 28 राज्यों में इस समय विधानसभाएं अगर हैं तो उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस संघ शासित प्रदेशों के यानी यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यही राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है। यह राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल है दोस्तों। यह राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल है। चलिए आइए इसमें अब आगे बात करते हैं। इतना तो हो गया कि ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, यानी ये क्या कहलाएंगे? सांसद कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? ये विधायक कहलाएंगे, क्योंकि राज्यों से चुनकर आ रहे हैं और वो संसद से चुन के आ रहे हैं। दोस्तों ये संघ की विधायिका है और ये राज्यों की विधायिका है, यानी दोनों का मत मूल्य क्या होगा? संसद के सदस्य का मत मूल्य कभी भी एक विधायक के सदस्य के मत मूल्य से अधिक होगा। मत मूल्य से अधिक होगा। यानी यहां पर संसद के कितने सदस्य वोट दे रहे हैं? 543 प्लस 233 बराबर जोड़कर देख लीजिए 786 786 आना चाहिए। और यहां हर राज्य की विधानसभा के सदस्य वोट दे रहे हैं। तो आमतौर पर अगर पूछा जाए कि दोनों में से किसका मत मूल्य अधिक होगा तो संसद के सदस्य का मत मूल्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य से अधिक होगा। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य आपस में अलग अलग होता है? अगर मैं लोकसभा का सांसद हूं तो क्या मेरा मत मूल्य राज्यसभा के सांसद से अधिक होगा? नहीं, दोनों संघ की विधायिका हैं तो दोनों का मत मूल्य क्या होता है? बराबर होता है। ये विधानसभाएं हो गई और ये संसद हो गया। अब अगर बात की जाए चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, या फिर यहां पर देख लीजिए दोनों के मत मूल्य पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? एक विधायक का मत का मूल्य कितना होता है? एक विधायक, राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे मान लीजिए यूपी के हम किसी एक विधायक का मत मूल्य काउंट कर रहे हैं। 403 विधायक हैं यूपी में, राष्ट्रपति को चुनाव में वोट देंगे तो उनके मतों का मूल्य कितना होगा? तो हम देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य की विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। अगर इसे आसान भाषा में हम समझना चाहें तो राज्य की कुल जनसंख्या, मान लिया कि राज्य की कुल जनसंख्या हम मान लेते हैं कि 10,000 है। कितनी है? 10,000 है, या 10 लाख कर दीजिए, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। कोई एक ऐसा सम लेते हैं जो आसानी से डिवाइड हो सके। अब अगर पूछा जाए कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, मान लिया कि यूपी की विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या 100 होगी। 100 लोग चुने गए होंगे। यहां पर 10 लाख यूपी में कुल क्या थे? राज्य की जनसंख्या गुणे 1/1000, यानी यहां पर इसे 1000 को लिख सकते हैं। अब अगर काट दिया जाए ऐसे, 3 शून्य ऐसे काट दीजिए और 2 शून्य ऐसे काट दीजिए, यानी एक विधायक का मत मूल्य बराबर 10। ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप यूपी में समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज यूपी की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। हम बस इतना लिख के दिखाते हैं, 24 करोड़। इसमें एक संशोधन करना है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। 24 करोड़ बता में विधायकों की संख्या कितनी है चुने गए? 403 गुणे 1000। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। लेकिन अब यह भी याद रखना होगा कि हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा। यानी यूपी के विधायक के मत का मूल्य महाराष्ट्र के विधायक के मत के मूल्य से क्या होगा? अलग हो सकता है, अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां की विधानसभा में विधायकों की संख्या अलग होगी, वहां की जनसंख्या अलग होगी। तो हम इस तरीके से काउंट करते हैं। अब इसमें आपके मन में एक सवाल यह उठ सकता है कि क्या राज्य की कुल जनसंख्या को हम निर्धारित कैसे करें? क्योंकि जनसंख्या तो हमेशा बदलती रहती है, तो हम राज्य की कुल जनसंख्या को निर्धारित कैसे करें? तो अभी तक के लिए यह तय कर दिया गया है कि जो 1971 में भारत की जनसंख्या थी, उसी जनसंख्या को हम मानक के रूप में
लेंगे, उसी जनसंख्या को हम मानक के रूप में लेंगे। कब की जनसंख्या को? 1971 की जनसंख्या को हम मानक के रूप में लेंगे। और ये भी कह दिया गया है 84वें संविधान 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, हम अभी इतना लेकर चलते हैं। यानी क्या आप एक विधायक के मत का मूल्य समझ गए हैं? यानी राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या गुणे 1000, इस तरह हम एक विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं। ये तो विधायक का मत मूल्य हो गया। अब एक संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालिए। हमने लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के बारे में ये पढ़ा था कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहां पर देखें, एक संसद के सदस्य के मतों, संसद के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य कितना होगा? यानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य कह रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इलाहाबाद क्षेत्र से लोकसभा का सांसद हूं तो मेरे मत का कितना मूल्य होगा? एक सदस्य का इंडिविजुअल कह रहा है, यानी सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यानी जितने भी विधायक रहे होंगे, 403 यूपी के, उसके बाद महाराष्ट्र के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, अरुणाचल प्रदेश के, असम के, तेलंगाना के, भारत के हर हिस्से के, जम्मू एंड कश्मीर तो अभी मान लीजिए यूटी हो गया है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश के, जितने भी स्टेट्स हैं उनके राज्यों के विधायकों का विधायकों के मतों का कुल मूल्य, जैसे मान लीजिए कुल 5000 कलेक्टिव तौर पर सबके मत हमने जोड़ दिए। जैसे हमने एक विधायक का 10 निकाला था, यूपी का निकाल के दिखाया था, वैसे हम सबके ऐसे काउंट करके जोड़ लेंगे, टोटल विधायकों का कुल मत मूल्य। बता में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, मान लिया निर्वाचित होने वाले कुल सदस्य कितने हैं? 50। बस यही पद्धति है एक संसद के सदस्य के मत मूल्य को निकालने का। 50 × 100 बराबर क्या हो जाएगा? 50 × 100, यानी एक संसद सदस्य का मत मूल्य 100। अब इसे करके देखते हैं। 543 लोकसभा में प्लस 233 राज्यसभा में, यानी करीब जोड़िए कितना हो गया? 543 2 743 और 33 773 3 776, 776 होना चाहिए। बटा में ऊपर जितने विधायकों का मत मूल्य रहा होगा। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अब इसी को हम डिवाइड कर देंगे तो एक संसद के सदस्य का मत मूल्य निकल जाएगा। यहां से ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये मैंने आपको ठीक तरीके से समझा दिया। इस तरीके से राष्ट्रपति का क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। अगर दिल्ली और पुडुचेरी की विधायिका भी लेंगे तो वो भी उसी पद्धति से होगा जिस पद्धति से क्या हुआ था, जिस पद्धति से हमने इन विधायकों के मत मूल्यों को देखा था। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम कहां पहुंचे थे? हम पहुंचे थे यहां पर, हम यहां पर पहुंचे थे। चलिए एक सेकंड, ये पूरी स्लाइड कहां चली गई? हाँ, हम यहां पर पहुंचे थे कि इस तरीके से चुनाव होगा। किस तरीके से चुनाव होगा? ऐसे चुनाव होगा। अब एक नई स्लाइड लेते हैं। नई स्लाइड में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे? हमने कहा था अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसका मतलब क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, नाम सुनने में बहुत ही यह हैवी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार यह क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हमेशा एक डिवीजन याद रखिएगा, अगर भारत के राष्ट्रपति को आप चुन रहे हैं तो आपको कुल मतों का 50% + 1 चाहिए ही चाहिए। इतने मत आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए 1000 वोटर हैं, कुल लोकसभा राज्यसभा सब मिला के। आप अगर 1000 वोटर हैं तो यानी इसका 50% + 1, यानी 50% कितना हो जाएगा? 500 + 1 सदस्य। ये परसेंटेज नहीं है, इधर वाला सदस्य है। यानी जब आप 501 मत पा जाएंगे तभी आप विजयी घोषित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री या संसद के चुनाव में या विधायिका के चुनाव में इसका एकदम उल्टा होता है। उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसने सबसे पहले दौड़कर उस मानक को प्राप्त कर लिया वो जीत जाएगा। जैसे होता क्या है प्रधानमंत्री के चुनाव में या संसद के चुनाव में, मान लीजिए 4 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रतिनिधि ने कुल मतों का 32 पाया, एक प्रतिनिधि कुल मतों का 16 पाता है, एक प्रतिनिधि कुल मतों का 18 पाता है और एक प्रतिनिधि कुल मतों का 26 पाता है। जोड़ के देखिए, 32, 18, 50, 26 कितना होगा 76 और 6, 16, 82, 10, 92। मान लीजिए 8 मत अवैध हो गए कुल मिलाकर, तो इसमें जीतेगा कौन? ये व्यक्ति जीत जाएगा। अगर एक तरीके से देखें तो 32 लोग इसे जिता रहे थे, लेकिन इधर इतने लोग ऐसे थे जो इसे नहीं चाहते थे। आमतौर पर ये सबसे अधिक था, सबसे पहले इसने मानक को प्राप्त कर लिया, इसलिए ये क्या हो गया? बन गया। क्या बन गए? संसद के सदस्य बन गए। आमतौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रक्रिया का हम ऐसे पालन नहीं करते, वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी वहां पर मतों को क्या किया जाता है? वहां पर क्रमांक दिया जाता है कि मैं जैसे 4 में है तो किसको पहला क्रमांक देता हूं, किसको दूसरा क्रमांक देता हूं, और जब तक किसी एक व्यक्ति को कुल का 50% +1 मत प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो यहां पर ये समझ गए आप। चलिए हम अगले क्रम पे चलते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। अर्हताएं, शपथ और शर्तें। राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अर्हता, कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो चलिए अर्हताओं पे बात करते हैं। तो देखिए ले क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, विल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। अगर मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं तो मैं चलिए अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की, निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है इसे कहेंगे। और चौथा क्या है? चौथा है कि वह लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब हम जरा इसे समझ लेते हैं। पहले समझिए कितने वर्ष की आयु चाहिए? 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। क्लियर कर लीजिए, न्यूनतम 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर 80+ भी हो गए तो इसका मतलब नहीं कि अब आपको हटा दिया जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल जब तक आपका रहेगा आप राष्ट्रपति रहेंगे। तो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब अगली अर्हता पर बात करते हैं। अगली अर्हता किस चीज के विषय में है? भारत का नागरिक होना चाहिए, विल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होगा। इसका क्या मतलब है? क्या भारत में जन्मा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है केवल वही राष्ट्रपति बन सकता है, या जिसने बाद में भारत की नागरिकता ली है वो भी बन सकता है? पहली शर्त तो यह कि राष्ट्रपति बनने के लिए, इसका चुनाव लड़ने के लिए भारत की नागरिकता का होना आवश्यक है। कोई विदेशी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी आप भारत के नागरिक होने के नाते भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बाद में भारत की नागरिकता ली, तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों हाँ, लड़ सकता है। याद करिए भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 वो कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्मस्थान के आधार पर जब आप भेदभाव नहीं करेंगे तो बनाइए राष्ट्रपति। यानी भारत में जन्मना नागरिकता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस भारत के नागरिक होना चाहिए। मैंने इतना डिटेल क्यों बताया? अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं या वहां के नागरिक हैं तो वहां पर राष्ट्रपति बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप वहां पर जन्म लिए हों।
भले आपके माता पिता प्रवासी हों, लेकिन आपका जन्म एज ए सिटीजन ऑफ यूएसए अमेरिका में हुआ हो, जन्म के समय आप यूएसए के नागरिक हों, तो ये वहां पर शर्त है। अगला है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसे होनी चाहिए, के लिए अर्हित हो सकता हो। और अगला है कि लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद को डिफाइन कैसे करेंगे? लाभ के पद को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति हो पहले से ही, तो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वो उपराष्ट्रपति हो वो भी लड़ सकते हैं, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वो भारत के राज्यपाल हो वो भी लड़ सकते हैं, यानी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। या फिर वो कोई मंत्रीगण हो, संसद के किसी भी सदन के मंत्रीगण हो, या राज्य विधायिका के मंत्री हो, याद रखिएगा क्या हो, मंत्री हो, तो वो भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्लियर है? इतना कर दीजिएगा क्लियर, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता, यानी वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए अर्हित है, मतलब एलिजिबल है। अगर कोई दूसरे पद का व्यक्ति होता तो पहले उसे पहला पद त्यागना पड़ता, तब चुनाव लड़ता, लेकिन यहां पर लाभ का पद के अंतर्गत ये सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी। तो यहां पर हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी, अर्हता पर बात कर ली। अब हमें अगला बात करना है, हाँ एक और चीज देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति चुनाव लड़ने लगेगा ऐसे तो, क्योंकि चारों सीमाएं उसने पार कर दी हैं, पा ली हैं। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति हार भी जाएगा तो कम से कम इतना तो कहेगा ना कि एक बार मैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुका हूं। यानी ये कहा गया कि संसद में राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे संसद सदस्य, 50 प्रस्तावक, और 50 प्रस्तावक के होने के बाद 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन भी करते हों। अगर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके पास हैं, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसे फैक्ट में शर्त के लिए पूछ सकता है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, लेकिन आप 50 याद रखिएगा। इसके बाद ये भी याद रखिए कि उसे 15,000 रुपए की जमानत राशि देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है? 15,000 रुपए। और अगर वह कुल मत संख्या का 1/6% नहीं पाएगा कम से कम, तो उनकी ये जो जमानत है 15,000 की, ये जमानत जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ये जमानत जब्त हो जाएगी। कब? जब वो कुल मत का 1/6% न प्राप्त कर पाए। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, हमने अर्हताएं देख ली, अब हम शपथ देखते हैं। क्या देखेंगे? शपथ। राष्ट्रपति के चुनाव में अब हमें क्या देखना है? शपथ, ओथ जिसे हम कहते हैं। कई बार आपने कुछ किताबों से पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के शपथ को वो अनुसूचियों में दिखा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किसी अनुसूची में नहीं है, किसी अनुसूची में नहीं है, भारत के संविधान के एक आर्टिकल में है, और आई थिंक ये आर्टिकल 59 में है। मैं बेयर एक्ट से ये चीज क्लियर भी कर देता हूं ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो कि भारत के राष्ट्रपति का, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में आती है। राष्ट्रपति का शपथ या फिर प्रतिज्ञान आता है। राष्ट्रपति का शपथ या फिर प्रतिज्ञान इसे कहते हैं। क्यों राष्ट्रपति का शपथ अन्य किसी के शपथ से अलग है? क्यों राष्ट्रपति की शपथ अलग है? राष्ट्रपति अपनी शपथ में एक बहुत विशेष बात बोलता है। वो कहता है कि मैं संविधान का अनुरक्षण परिरक्षण करूंगा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। चूंकि वो भारत के संघ के प्रमुख हैं, इसलिए सिर्फ ये बात वही कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये सारी चीजें कही जाती हैं। अब है कि उन्हें शपथ दिलाता कौन है? ये शपथ राष्ट्रपति को दिलाता कौन है? तो भारत के
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें ये शपथ दिलाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, CJI, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में, अगर वो मान लीजिए, जरूरी नहीं है ना कि हर वक्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, मान लीजिए किसी कारण से उस समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न हो, तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, यानी जो वरिष्ठ जज होंगे, वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगे। तो यहां पर दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल कमी आ गई थी। शपथ अनुच्छेद 60 में हम देख रहे थे, और हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं, या फिर इनके अलावा कौन दिलाएगा, इनके अलावा अगर वो नहीं है तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने अर्हता देख ली, शपथ देख ली। अगर शर्तें देखेंगे, पद की शर्तें वगैरह, तो शर्तें क्या है? संविधान राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करता है। संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। हमने ये तो पहले ही देख लिया था कि कोई लाभ का पद न हो, राज्य विधायिका, संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, जिस सदन का है, पद ग्रहण से पूर्व आपकी वो पहले वाला पद क्या हो जाएगा, आपका खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, उसे ये सारी चीजें हैं। चलिए अब यहां से हम पढ़ेंगे पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता। पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता क्या पढ़ेंगे? पदावधि, पद की अवधि कितने दिनों की होगी, पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता। पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता। राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल की होगी? उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। कब तक? हमेशा ये पूछता है कब से 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने, याद करिए, उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति की पदावधि होगी। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये अपना त्याग पत्र देगा, तो त्याग पत्र देंगे, किसको त्याग पत्र देंगे? क्या सीजेआई को देंगे? नहीं, सीजेआई उन्हें शपथ दिलाते हैं, लेकिन जब त्याग पत्र देने की बात आएगी तो सामने आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र देंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। ये याद रहेगा। किसी भी समय अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उन्हें महाभियोग चलाकर भी हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो ये कारण है कि पद वैकेंट हो जाएगा, या फिर महाभियोग के कारण उन्हें हटा दिया गया तब भी पद रिक्त हो जाएगा, या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तब भी उनका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो कुछ कारण हैं जिस कारण से राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम जो पढ़ेंगे टर्म, उसे हम पढ़ेंगे महाभियोग, और इसके लिए हमें अलग से एक स्लाइड लेने की आवश्यकता होगी। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? महाभियोग। महाभियोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट कहते हैं। ये प्रोसेस कहां चली गई है? अमेरिका के संविधान से, वहां भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। 56 में एक जगह कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होगी, जो अनुच्छेद 61। आमतौर पर अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का क्या कारण होगा? क्यों हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे? उसका कारण होता है संविधान
का अतिक्रमण। क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों से संविधान के अनुसार कार्य न करे, संविधान का अतिक्रमण करे, यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब उनके क्या लगाया जाता है? तब उनके जो टर्म लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? भारत के राष्ट्रपति पर लगाया जाने वाला महाभियोग कहते हैं। यानी प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, वो कब लगाई जाती है? जब वो संविधान का क्या करते हैं? वायलेशन करते हैं। और हमेशा याद रखिए इस टर्म को भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया है कि किस परिस्थिति को हम मानेंगे कि महाभियोग लगाने की परिस्थिति, यानी कि संविधान का अतिक्रमण हो गया है। कब ये माना जाएगा कि संविधान का अतिक्रमण? इसकी कोई परिभाषा, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अनुच्छेद बार बार दोस्तों टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ जा रही हैं। मैं माइक लगाना ही भूल गया था। इससे पहले 5 मिनट के जो वीडियो में आपको थोड़ा सा इको, थोड़ा सा साउंड आएगा, क्योंकि माइक मेज पर ही रखा हुआ था और मैं यहाँ से जो पढ़ा रहा था वो चीज़ें हो रही थी। हमने उसे कट नहीं किया है, ज़्यादा साउंड खराब नहीं है। 5 मिनट आपको ये व्यवधान आएगा। लेकिन चलिए, महाभियोग हमने देखा था। महाभियोग कैसे लगेगा? हमने देखा था महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संविधान का अतिक्रमण है। आप अगर राष्ट्रपति भारत का संविधान का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि उसने शपथ ली है संविधान के परिरक्षण की, और अगर वही वायलेशन कर रहे हैं तो फिर ये प्रक्रिया सही नहीं है। तो महाभियोग आमतौर पर हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। कैसे लगती है? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में से कोई भी सदन जो भी चाहे वो महाभियोग ला सकती है। दोनों में से कोई भी सदन पहले चाहे वो महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। किस आधार पर? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर दोनों में से कोई भी सदन प्रस्ताव ला सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोकप्रिय सदन लोकसभा है तो वही लाएगी, या प्रथम सदन राज्यसभा है तो वही लाएगी। दोनों को समान शक्तियां दी गई है। अब कोई प्रस्ताव लाया गया, कौन सा प्रस्ताव? महाभियोग, इंपीचमेंट का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो महाभियोग मान लीजिए ला दिया गया। लाने के लिए शर्त है, ऐसे आसानी से कभी भी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आप महाभियोग नहीं ला सकते। लाने की शर्त क्या है कि जिस सदन में लाया जाएगा उसके सदस्य संख्या का 1/4, सदस्य का 1/4 सदस्यों की सहमति से 1/4 सदस्य ऐसा प्रस्ताव रखेंगे। क्या लाने के लिए? महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा में 500 या ऐसा कोई सम लेते हैं जो आसानी से कट जाए, यानी 600 सदस्य हैं, तो 150 सदस्य जब तक नहीं चाहेंगे तब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले किसको सूचना देनी होगी? राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लाने जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है महाभियोग की लाने जाने की। अब जिस सदन में उसे लाया जा रहा है उस सदन में उपस्थित और यानी उस सदन के 2/3 बहुमत से इसे पारित करा लिया जाएगा। याद रखिए, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। हमने यहां तक देख लिया है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। कितने? महाभियोग का जो प्रस्ताव जो सदन लाएगा, अब 2/3 बहुमत से इसे पारित कराएगा। बहुमत से पारित होने के बाद ये अगले सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में लाया गया हो तो लोकसभा में 2/3, फिर उसके बाद राज्यसभा, फिर वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ये क्या हो जाएगा? तब जाकर ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। वो जांच करेगा इन आरोपों की। भाई ऐसे तो कुछ पारित कर नहीं देगा। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है, अपनी बात कहने का ये अधिकार होता है। ये याद रखिएगा, ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस, ये भी क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। सेमी जुडिशियल प्रोसेस के अंतर्गत एक प्रकार से ये प्रक्रिया भी आ जाएगी। ठीक है, यदि दूसरा सदन भी 2/3
बहुमत से उसे पारित कर देगा तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा, खाली करना होगा। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो गई। दो बातें ध्यान दीजिए, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, हाँ ये याद रखिएगा। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब चुनाव हो रहा था तो केवल निर्वाचित सदस्यों को हमने देखा था, केवल निर्वाचित सदस्यों को हमने देखा था। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग की है, यहां पर निर्वाचित सदस्यों की बात नहीं है, यहां पर कुल सदस्य होंगे। क्या होंगे, एक अंतर क्या हो जाएगा, यहां पर कुल सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, कुल सदस्य, यानी जो निर्वाचित भी हैं और जो मनोनयन भी जिनका हुआ है, ये सारे सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब अगला हमने देखा, ये हो गई महाभियोग की प्रक्रिया पूरी। इसके बाद राज्य विधानसभाओं के, हाँ एक चीज और, निर्वाचन में हमने देखा था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, इसके अलावा भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों ने भी भाग लिया था, लेकिन यहां पर विधानसभाएं भाग नहीं लेती, केवल संसद के दोनों सदन। हमने पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, क्या वहां पर कोई विधानसभा थी, नहीं थी, वो बस निर्वाचन में होंगे, हटाने में नहीं होंगे। तो ये यहां से हमने ये चीज भी कर ली। पद की रिक्तता की बात की जाए तो अगर उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो जैसे कि जाकिर हुसैन साहब की हुई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, तो भाई पद खाली हो गया तो चुनाव कराना पड़ेगा। या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो किसे, भारत के उपराष्ट्रपति को, तो पद खाली हो जाएगा। या फिर कौन सा प्रावधान है, यदि उन्हें संविधान का अतिक्रमण करने के कारण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अपने पद से हटा दिया गया हो महाभियोग लगाकर, तो भी हो जाएगा। इसके अलावा यदि वह अपने पद धारण करने के अर्हक न हो, यानी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया हो और ये हो जाए कि नहीं वो पद के धारण के अर्ह नहीं है, तो भी उनका पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य, आइए एक नई स्लाइड लेते हैं और यहां से समझते हैं राष्ट्रपति। अब यहां से थोड़ी सी हम बातें भी करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ी बातें भी करेंगे और समझेंगे इसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य क्या होते हैं। शक्तियां एवं कर्तव्य, हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र के प्रमुख हैं। क्या हैं, भारत के गणतंत्र के प्रमुख हैं, भारत का संवैधानिक प्रमुख है। भारत का कौन, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन है, भारत का राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति के पद क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पद क्या है, बहुत ही प्रमुख है। लेकिन यहां पर जब हम राष्ट्रपति का कार्य देखेंगे, यहां पर जब हम राष्ट्रपति का कार्य देखेंगे तो राष्ट्रपति का कार्य बहुत ही व्यापक हो जाएगा। कैसे, उनकी शक्तियों में कार्यपालिका की शक्ति आएगी। अनुच्छेद 53 याद करिए कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका का प्रधान होगा या अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों द्वारा कराएंगे, यानी उनके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति होती है। इसके बाद राष्ट्रपति के अंतर्गत विधायिका की भी शक्ति होती है। किस चीज की शक्ति होती है, राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति, यानी विधायिका शक्ति भी राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के अंतर्गत क्या होंगी, यानी डिप्लोमेटिक पावर्स भी राष्ट्रपति के अंतर्गत शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ये तमाम शक्तियां आएंगी। सैन्य शक्तियां, आपातकालीन, जैसे हम व्याख्या करें एक एक की, हम एक एक की डिटेल व्याख्या करेंगे। हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम कार्यपालिका की शक्ति की व्याख्या करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। हम सभी जानते हैं कि वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे। वो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 76 में उन्होंने भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की है। किसमें, अनुच्छेद 76 में। इसके अलावा अनुच्छेद 148 में
उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैट की नियुक्ति की है 148 में। इसी के साथ उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी नियुक्ति की है, उसकी सदस्यों की नियुक्ति की है। इसके अलावा उन्होंने वित्त आयोग के सदस्य की अध्यक्ष की नियुक्ति की है 280 में। इसके अलावा उन्होंने और भी पदों पर भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, इसके बाद अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग के तमाम पदों पर नियुक्तियां की हैं। यानी वो क्या है, भारत के कार्यपालिका के प्रधान हैं, इस लिहाज से वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहां तक कि जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि कार्यपालिका का अंग होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर विधायिका की शक्ति की बात की जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। संसद के कितने अंग, 3 अंग। किस किस से मिलकर भारत की संसद बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भी संसद का क्या है, एक प्रमुख अंग है। 3 अंगों से मिलकर अगर भारत की राष्ट्र बनती है तो ये 3 सदन होंगे, मतलब 3 अंग होंगे। कोई भी विधान हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए तब तक वह कानून नहीं बन पाता। यानी कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, यानी वो उनकी क्या है, विधायिका शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश 1, 2, 3 123 में। ये क्या होता है, अगर किसी समय सदन का कोई एक सदन न चल रहा हो, संसद का कानून बनता कैसे है, कोई भी विधेयक बनता कैसे है, चाहे वित्त हो, चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाकर बनता है। यानी दोनों सदन का कार्यकाल में होना आवश्यक है। किसी समय मान लीजिए संसद का कोई एक सदन का कार्यकाल न चल रहा हो, कोई सत्र न चल रहा हो, और उस दौरान राष्ट्रहित में विलंब नहीं किया जा सकता और वो कानून बनाना जरूरी है, तो ये शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को अध्यादेश के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, कि अनुच्छेद 123 के तहत दोनों में से कोई भी एक सदन न चल रहा हो तब भी एक अध्यादेश जारी करेंगे और उस विषय में कानून बनाया जा सकता है 6 महीने तक। आमतौर पर इसे हम विधायिका शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। कूटनीतिक शक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए उनके नाम से जितने भी डिसीजन संघ के नाम से हो रहे हैं, उनके नाम से हो रहे हैं। कोई व्यक्ति कहीं डिप्लोमैट्स की नियुक्ति करनी है विश्व के किसी भी हिस्से में, तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं। कूटनीतिक शक्तियां या विश्व के अनेक देशों का दौरा भी वो राष्ट्र के प्रधान होने के नाते करते हैं। अगर वित्तीय शक्तियों की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी हैं। इसके अलावा न्यायिक शक्तियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 72 के पास हमें जाना होगा। आमतौर पर न्यायिक शक्तियां तो नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रपति क्षमादान, प्रविलंबन, ये सारी चीजें, लघुकरण वहां पर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सैन्य शक्तियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 53 के 2 में ये कहा गया था, क्या कहा गया था, कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे। सैन्य शक्तियां भी उनके अंतर्गत आती हैं। आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए, दोस्तों आज व्यवधान के कारण हम ये क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।